वीडियो शॉर्ट लेक्चर, जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो MGT 601 के SME के मैनेजमेंट 23 लेक्चर फाइनल के लिए हम आप लोगों को डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जी तो गाइज हमारे पास लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ द कोलेटरल्स, गारंटीज, एसेट्स एंड द प्लेज टेक्निक्स फॉर सिक्योरिटीज़। तो हम लोग इसमें डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास जब हमारे पास लैंडिंग करते हैं, इन दी लैंडिंग एग्रीमेंट्स, हमारे पास एग्रीमेंट्स होता है, कोलेटरल जो होता है ये बारो करते हैं प्लेज ऑफ द स्पेसिफिक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारे पास जो लैंडर है उसको क्या करते हैं, उसको बारो कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक सिक्योर रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। एक बंदा जो है वो एक एसेट को क्या कर लेता है, बारो कर लेता है, और फिर उसके एक सिक्योर जो रीपेमेंट लोन होता है उसको रीपे करता है। जो हमारे पास कोलेटरल सर्विस होती हैं ये प्रोटेक्शन देती हैं लैंडर को प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट दी बारो डिफॉल्ट। जो हमारे पास कोलेटरल हमारे पास सर्विसेज होती हैं ना, ये हमारे पास क्या करती हैं, जैसे कि एक बंदा है उसने क्या किया, अपना 10 लाख किसी को दे दिया है एज अ लोन, तो वो क्या करेगा, उसको एक एसेट मिल जाएगा। ठीक है, वो किसी के घर के जो है कागज़ रख लेगा, गिरवी रख लेगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास कोलेटरल सर्विसेज में आ जाएगा। जिससे ये होगा कि अगर एक बंदा जो है वो 10 लाख उसको वापस पे नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, उसके घर को बेच के तो वो उसका अपने पैसे पूरे कर लेगा। तो ये हमारे पास एक सर्विस आ जाती है। ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास कोलेटरल हमारे पास इफ़ द बारो डज डिफॉल्ट ऑन द लोन, अगर एक बंदा है वो लोन पे क्या करता है, डिफ़ॉल्ट सोचता है, मतलब वो लोन को पे नहीं कर सकता ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ अदर, या फिर मतलब उसका वो मर जाता है या कोई वजह आ जाती है, तो फिर क्या करेगा, जो बॉर्डर है वो फोर्टाइज करेगा, वो गिव अप कर देगा, वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, प्लेजर कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो लेंडर है वो क्या कर जाएगा, ऑनर बन जाएगा। ऑनर लेंडर जो है वो ऑनर बन जाएगा, क्योंकि वो बंदे ने उसको क्या की थी, प्रॉपर्टी जो है वो अपनी उस बंदे के नाम कर दी थी, नाम नहीं कर दी थी, सिर्फ दे दी थी। ठीक है, अगर जब मैं आपको पे करूँगा तो मैं क्या करूँगा, वापस ले लूँगा। तो ठीक है, ये हमारे पास कोलेटरल आ जाता है। अगर हम कोलेटरल के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे पास स्पेशली जैसे कि हम बैंकिंग में देखते हैं, हमारे पास ये ट्रेडिशनली रेफर करता है सिक्योर लोन्स को, लैंडिंग को, जिसमें हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास ये जितना हमारा एसिड होगा उसके लिहाज से हमें क्या कर देंगे, लोन दे देंगे। अगर हम मैनी डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, मतलब बहुत सी तरक्की याफ्ता जो पजीर कंट्रीज में देखें, तो हमारे पास जो कोलेटरल है ये हमारे पास बहुत सिक्योर रिस्क होता है बैंकिंग की फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिक्योर बैंक फाइनेंसिंग है उसमें एक रिस्क के तौर पर भी काम किया जाता है। जबकि हम इज एक्वायरिंग लोन देखें तो हमारे पास ये डिपेंड करता है एबिलिटी पे कि आपका एसेट कितना है रियल स्टेट में। ठीक है, आपकी ज़मीन कितनी है, तो हम आपको उसके लिहाज से क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अगर हम गारंटी देखें तो हमारे पास जो गारंटी है, हमारे पास क्या करते हैं, इन दी फाइनेंस इज अ प्रोमिस ऑफ अ वन पार्टी, कि एक पार्टी जो है वो आपसे वादा करती है एज अ डोनेटर। तो हमारे पास क्या होगा कि हम अज्यूम कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द डेब्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बार्बर इफ द बार्बर डिफॉल्ट। एक पार्टी है वो आपसे क्या करती है, आपसे आपके वादा कर लेती है कि अगर आप क्या करते हैं, ये इनको पैसे दे दें, अगर ये वाली पार्टी जो है आपको ये बंदा पैसे नहीं देगा तो क्या करेंगे, मैं आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, तो ये एक गारंटी हो जाती है। वो पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, जो प्रॉमिस करती है, इसको हम जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी भी होती है और जनरेटर भी होती है। अगर हम कोलेटरल की सॉलिटी देखें या फिर उसकी गारंटी देखें, तो हमारे पास की जो टर्म है कोलेटरल की, इसमें सॉलिटी, इसका मतलब ये है कि मीन सेम, मतलब इसको कोलेटरल ये सॉलिटी को इसका मतलब बिल्कुल सेम आ जाता है। जैसे कि ये दे आर दी जनरेटर्स, ये जो होते हैं ये जनरेटर्स होते हैं, यू गिव द लेंडर टू द प्लेज, मतलब आप किसी बंदे को क्या करते थे, पैसे दे देते हैं, जिससे वो क्या करता है, आपको साइज कर लेता है, सीज कर लेता है, आप उसको बैंड कर लेते हैं कि अगर आप इसको सेल नहीं कर सकते जब तक आप लोन जो है वो पे नहीं करते। ठीक है, अगर एक बंदे ने 10 लाख दे के घर आपके घर के कागज आपको दे दिए, तो आप उसको पाबंद कर देते हैं कि आप ये घर तब तक नहीं बेचेंगे जब तक आप मुझे मेरा लोन रिटर्न नहीं कर देते। और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी हो सकता है, तो हमारे जो गारंटीज होती हैं वो सिक्योर लोन की सूरत में भी जाती है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी आ जाती है। ठीक है, तो इससे लैंडर को भी बेनिफिट मिल जाता है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो पे कर दे, अगर जो बंदा है वो इसके साथ धोखा कर जाए। तो अगर हमारे पास टिपिकल ऑफ कोलेटरल देखें तो इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि फर्स्ट सेकंड मॉर्टेज डिबेंचर्स होते हैं प्रॉपर्टीज़ के तौर पर। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास अदर फिक्स एसेट्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं मशीनरी पे। ठीक है, और अगर हम देखें तो हमारे पास इक्विपमेंट्स जैसे चीजिंग होते हैं, व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं, तो इन पर भी हमारे पास कोलेटरल्स की सूरत में आ जाता है कि अगर एक बंदा है तो वो गाड़ी देख के तो क्या करता है, गाड़ी को बता देता है कि मैं ये गाड़ी है, तो इसके जो पेपर हैं आपको दे दिए, तो जब मैं आपका लोन वापस करूँगा तो मेरी गाड़ी के पेपर आप मुझे दे देंगे। और शेयर सर्टिफिकेट भी होता है, जैसे कि बारहवीं कंपनी जो होती हैं वो सर्टिफिकेट्स दे देती हैं। और गारंटी जो होती है ये हमारे पास बैंक की तरफ से होती है, उस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी होती है। ये एक्सपोर्ट होती है क्रेडिट्स गारंटीज को। ठीक है, कि इस बंदे पे क्रेडिट है, इसने क्या करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस स्कीम या कोई भी तीसरी पार्टी जो है इसको लाके वापस कर देगी, जो गारंटी के तौर पर लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कैश और रिसीवेबल भी आ जाता है, जैसे कि हमारे बिल्स हैं, तो हमारे पास ये भी एक
प्रॉमिस नोट है कि हम इसको पे करेंगे। और अगर हम स्टॉक और इन्वेंट्रीज को देखें तो ये हमारे पास फिनिश गुड की सूरत में आ जाती है, जैसे कि हमारे पास कमोडिटीव्स हैं, वेयर हाउस है, ठीक है, हमारे पास चीज़ें हैं या वेयर हाउस में हमारे पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल आ जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मार्केटेबल में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये हमारे पास है इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी आ जाती है। अगर हम नेगोशिएटिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स में देखें तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो नेगोशिएटिंग रहती है, हमारे पास वो बंदा होता है जो हमारे पास वो रेडी होता है किसी भी प्रिंसिपल के साथ है कि वो इस बंदे को क्या कर देगा, शॉर्ट रन में के लिए पैसे प्रोवाइड कर देगा, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो ये है, इसको तैयार कर लेगा, और इसमें क्या होगा, उसको बार्गेनिंग स्किल्स भी आती हैं कि वो बंदा जो है इस बंदे को क्या कर देगा, पैसे दे देगा। अगर हम देखें गुड नॉलेज ऑफ दी योर बिजनेस, अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से जानते हैं और आपकी जो साउंड ग्रैप्स है वो भी बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फैक्ट्स और फिगर के लिहाज से बयान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, सिचुएशन जो है उसको देखेंगे और आप अग्रीमेंट्स देंगे ताकि वो बंदा जो है वो क्रेडिट्स पे लेने के लिए, शॉर्ट रन पे देने के लिए आपको तैयार हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो लेंडर है उसका एम होता है कि वो गुड रेट ऑफ द इंटरेस्ट हो, मतलब जो बंदा है उसको जो लेंडर होता है उसको उसको भी तो कोई फायदा चाहिए ना, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देते हैं मनी पे, लाइक उसने 1 लाख दिया तो आपको उसको 1 साल बाद 1,10,000 देते तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अगर हम देखें हमारे पास दे विल बी प्रॉब्ली प्रेफर टू द टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंड द पेमेंट मेथड, तो वो क्या करते हैं, कुछ फैसिलिटीज और पेमेंट को मेथड को भी क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं ताकि वो स्टाफ अपने स्टाफ और फेमिलर बंदों से जान सके। अगर वो इसको नहीं जानते तो उसको क्या करेंगे, ऑफिस टाइम में इसको बैक कर दिया जाएगा। और अगर हम इसको देखें, हमारे पास प्रीशियस मतलब जो बंदा होता है ना वो टाइम का बड़ा पाबंद होता है, जो लेंडर होता है ना वो चाहता है उसको कम पैसे दे, कम टाइम में दे, जबकि जो बार्बर होता है वो कहता है मुझे ज़्यादा दिए, तो फिर क्या होता है, बार्बर को ज़्यादा दिया जाता है और लेंडर को इंटरेस्ट दे दिया जाता है, दोनों को खुश रखा जाता है। अगर हम देखें नेगोशिएटर्स में तो हमारे पास इन दोनों पार्टीज में बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। एक जो है उसको फीलिंग जो उसकी सेटिस्फाइड, उसको आउटकम देके ज़्यादा पैसे देके उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई देखा जाता है। अगर हम इनके दरमियान रिलेशनशिप देखें तो इनमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बैंक जो होता है वो अप्रिशिएट करता है ट्रस्ट को, और जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, और बिजनेस जो होता है अपने बिजनेस को एक बंदा है क्या एक्सपेंड कर लेता है, और बैंक जो बैंकर्स होते हैं वो हमेशा कस्टमर्स को गुड रखते हैं, ठीक है, अपनी वैल्यूज़ में। अगर हम फॉरेन ट्रेडिंग में हमारे पास देखें तो हमारे पास जो है, हमारे पास ट्रेडिंग जो है वर्चुअली इसको इम्पॉसिबल अवॉइड किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, अगर आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इसको इम्पॉसिबली अवॉइड कर दिया जाता है फॉरेन ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर हम देखें पेमेंट मेथड में तो हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड पार्टी है वो मनी को, पैसे को होल्ड कर लेती है और डॉक्यूमेंट्स को भी, जिसकी वजह से हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको मुतमिन किया जा सकता है। अगर हम बैंकिंग में देखें तो हमारे पास क्या होता है, इसको एडवाइस किया जाता है, बताया जाता है कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं पेमेंट के, क्रेडिट लाइक हमारे पास क्रेडिट की फैसिलिटीज़ है ये अवेलेबल है, तो इसको भी दिखाया जाता है। अगर हम देखें हमारे पास इसको स्टॉप नहीं किया जाता बैंकिंग के बाउंचर्स को, ठीक है, लिफ्ट लिफ्ट लेफ्ट में हमारे इसको क्या बाउंचर्स को क्या किया जाता है, इसको स्टॉप नहीं किया जाता। अगर हम एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज देखें तो जो हम याद करते हैं कि जो बैंकर है इसमें हमारे पास जो नॉलेज है वो हो सकता है हमारे लिए रिस्केबल भी हो, उससे हो सकता है हमें फ़ायदा भी हो, या हो सकता है जो सिस्टम है वो बंद भी हो जाए। अगर हम देखें अप्राइजल की कुछ चेक लिस्ट है हमारे पास, कॉमन कमीशन फीस भी लगती है, चार्जेस भी लगते हैं, जैसे हमारे पास अप्राइजल फी है तो इसमें देखें तो हमारे पास फ्रंट और एंड पे भी लगती है, जैसे कि हमारे पास परसेंटेज है टोटल फैसिलिटीज़ की, तो इसमें क्या होगा, ये डिडक्शन होगी प्रिंसिपल पे, ठीक है। ये मतलब आपने एक अमाउंट रखवाई तो उस पर क्या होगा, आपका अप्राइजल पे अमाउंट जो है वो उस पर क्या लगेगा, आपको चार्जेस लगेंगे। अमाउंट फ्रॉम दी वन इंस्टीट्यूशन टू अदर, मतलब एक जगह से मूव करने के लिए दूसरी जगह के लिए आपको क्या होगा, आपको पैसे चार्जिंग्स लगेगा। और कमिटमेंट हमारे पास जो फ़ी होती है उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा एनुअल की सूरत में, आपने पर ईयर रखा हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूट पोर्शन रखा हुआ है उस पर लगेगा। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वाइवेड होता है और हमारे पास जो रेट होता है ये 1/2, यहाँ हमारे पास 1% होता है, हाफ या 1% होता है, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो इंटरेस्ट जो होता है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में, तो हमारे इसको क्या किया जाता है, ओवरड्राफ्ट किया जाता है, इसको बयान भी किया जाता है, जैसे कि इसको एनुअल रेट पर एनम रेट मतलब 6 मंथ के लिहाज से भी इसको बताया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास जो रेट होता है ये रिफ्लेक्ट करता है, ये लेंडर्स को बताता है उसकी असेसमेंट के उसका रिस्क जो है वो कम है। अगर हमारे पास लो रेट जो होंगे वो लो होंगे तो हमारे पास जो इंसेंटिव स्कीम्स आ जाएंगी, ये एक्सपोर्टर्स आ जाएंगे, वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट कंपोनेंट्स को दिखाएंगे, जिससे इकनॉमी की कंट्री को, इकनॉमी के जरिए कंट्री को क्या होगा, फायदा होगा। अगर हम लीगल कॉस्ट और चार्जेस एक्सपेंसिव देखें तो हमारे पास क्या होगा, इनमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें प्रीपेयरिंग लीगल जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है इसको देखा जाता है, और इस पर चार्ज जो है उस पर लागू किया जाता है डिबेंचर पे। जैसे कि हमारे पास मोर्टेज फी है इसमें 1% लगाया जाता है, जबकि हमारे पास वैल्यू के अंदर, और हमारे पास जो इंश्योरेंस है इसमें हमारे पास 1% है, ठीक है, इसको भी सम कर दिया जाता है। और स्टैंप ड्यूटी जो है इसमें भी 1% देखा जाता है। जबकि रजिस्ट्रेशन जो है हमारे पास फी है मोर्टेज की वैल्यू की, उसमें हमारे पास घर की कोई भी किसी वैल्यू है, ठीक है, गाड़ी है, तो उसमें क्या किया जाता है, उस पर 2% रजिस्ट्रेशन फी लगाई जाती है। जबकि हमारे पास रेवेन्यू फीस देखें तो हमारे पास जो डिबेंचर्स फीस हैं डिसबर्समेंट, इसमें क्या होगा, अमाउंट जो है वो चार्ज की जाती है, जिसमें हमारे पास लेंडर है उसको फ्लैट फी एक दी जाती है, उसको एक खास वैल्यू दी जाती है कि आप इस
इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप चार्जिंग जो है आप पे कर सकते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं, तो आपको इस पे ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हो। अगर हम चार्ज हमारे पास पेमेंट फैसिलिटी देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें फ़ी होगी, इसमें कमीशन भी होगा, कि इसमें ओपनिंग होगी कंफर्म, जिसमें हमारे पास क्या होगा, लोन और हमारे पास जो कलेक्शन होगी उसको देखा जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास अगर डिस्काउंट रेट्स देखें तो हमारे पास जो परसेंटेज है, ठीक है, बैंक ने जो डिस्काउंटिंग दी हुई है, क्या आप आपको अगर आप इतने अरसे में अगर आपको 1 साल के दे दिया है, तो अगर आप 10 माह में दे देंगे आपको 2% जो डिस्काउंट है हम इस पे दे देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर हम आप देखें आप नेगोशिएटिंग पोजीशन को, तो इसमें क्या होगा, बी अ गुड प्लेयर, आप एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल। जो आपने रोल आपको रोल दिया गया है, आप उस ऐसा आपको एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए और आप उसको रोल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप बिल्ड योर अपनी रेपुटेशन, आपको अपने जो रेपुटेशन है, आपका नाम है, उसको बनाना चाहिए, एज अ सम हु इज ऑलवेज टू पे विद ऑन द डोर्स, मतलब जो बंदा है उसको शक है कि वो जो है मे भी ना पे करे, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी रेपुटेशन बनानी चाहिए। बी ए पार्टिकुलरली केयरफुल टू दी ऑनर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द टाइम, कि आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है बैंकर के रेवेन्यू की, ये इफेक्ट करती है एक बंदे को, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू जो होता है उसमें ऑपरेटिंग रिजल्ट को देखा जाता है। अगर हम देखें हमारे पास जो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन आता है, तो इसमें क्या है कि कीपिंग इन द माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ द बोरोइंग, हम जो उधार लेने वाला पर्पस है उसको जब हम जहन में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। टू सर्वाइव इन बिजनेस, तो हम जब बिजनेस में सर्वाइव करना पड़ता है, तो ये हैव द कम्पिटेटिव, तो आपको कम्पिटेट करना पड़ता है, आप लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, कम्पिटेट करना। विच यू मीन, इसका मतलब ये है कि मिनिमाइज द कॉस्ट एंड द ओवरहेड्स, मतलब आपने अपनी कॉस्ट को, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है या कोई भी कॉस्ट है, तो आप उसने क्या करना है, उसको कम से कर रखें। इफ़ यू बारो, अगर आप किसी चीज़ को उधार ले रहे हैं, इफ़ यू ऑलवेज बी बेटर, तो आप हमेशा बेहतर हैं, अल्टरनेटिव नॉट बारो, तो इससे बेहतर है कि अगर आप ना बारो करने से बेहतर है कि आप बारो कर लें, ठीक है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी टर्म एंड कंडीशन जो हैं आप उनको पूरा करते हुए अगर बारो कर लेते हैं और आप उनको टाइम से पूरा कर देते हैं, तो ये आपकी रेपुटेशन को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है, रेपुटेशन को अच्छा रखेंगे। गाइज थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, तो आप लोग ज़रूर इस शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।